सभी साथियों को नमस्कार। कार्यक्रम कुछ देर से शुरू हो रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कई बार कुछ ऐसी उलझनें आ जाती हैं कि कुछ विलंब हो जाता है। खैर मित्रों, आज राजेश जोशी जी पर चल रहे एकाग्र की यह 12वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ रमेश अनुपम जी जुड़े हुए हैं। रमेश अनुपम जी काफ़ी सक्रिय हैं और लगातार अध्ययन मनन और लेखन से जुड़े हुए हैं। संयोग की बात ऐसी कि रमेश जी ने पूर्व में राजेश जोशी जी के कवि पक्ष पर भी लिखा है और उनके गद्य पक्ष पर भी लिखा है। तो आज जो कवि और गद्यकार राजेश जोशी हैं, इन दोनों ही रूपों की चर्चा होगी। राजेश जोशी जी का जो कवि पक्ष है और जो उनका गद्यकार पक्ष है, उसको लेकर रमेश अनुपम जी क्या सोचते हैं, इसकी बात होगी। मगर इससे पूर्व कई भेंट मुलाकातें हैं, कई सुंदर यादें हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं जो निजी हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं पहले हम उनको भी सुनते चले। मगर यह जो निजी प्रसंग होता है लेखकों के बीच का, उसका भी अपना एक खास रंग होता है। उस निजत्व की भी अपनी खुशबू होती है और उसका भी अपना एक साहित्यिक महत्व होता है, फ्लेवर होता है। तो पहले हम रमेश जी से उन प्रसंगों को सुनते हैं जिनमें स्वयं रमेश अनुपम उपस्थित हैं और जिनमें राजेश जोशी जी आते हैं। बहुत बहुत स्वागत रमेश जी, हार्दिक नमस्कार अभिवादन। नमस्कार नमस्कार और नमस्कार। मित्रों, अभी कुछ दिन पूर्व ही, कुछ सप्ताह पूर्व ही रायपुर जब जाना हुआ तो बहुत सुंदर मुलाकात रमेश जी से हुई। बड़ा अच्छा लगा। तो बेहद प्यारे इंसान, सहज, सरल और उतने ही सकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति, एक ऐसे लेखक, एक ऐसी शख्सियत जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखती है, एक ऐसी शख्सियत। तो रमेश जी, सर्वप्रथम हम आपकी जो यादें हैं राजेश जी के साथ, उनको सुनते हैं और फिर आपकी दृष्टि पर आएंगे। जी 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 जी। सर्वप्रथम हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि लेखक राजेश जोशी जी को मैं 75 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। अर्पण कुमार जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि वो जिस तरह बैंक की नौकरी करते हुए निरंतर साहित्य जगत में सक्रिय हैं और अपनी उपस्थिति से साहित्य को जो जगर मगर किए रहते हैं, इसके लिए भी मैं अर्पण कुमार जी को बहुत बहुत अपनी ओर से और हिंदी साहित्य जगत की ओर से बधाई देता हूँ। मित्रों, राजेश जोशी हमारे समय के एक ऐसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं जिन्होंने कविता में ही नहीं, अपने निबंध में, अपने अनुवाद में, अपने नाटकों के द्वारा हिंदी साहित्य को ऐसा बहुत कुछ दिया है जिसे भुला पाना, जिसे रेखांकित कर पाना हमारे सबके लिए बेहद कठिन है। मैं देखता हूँ कि 8वें दशक के कवियों में राजेश जोशी मुझे इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में दिखाई देते हैं कि उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी, निबंध भी लिखे, कहानियां भी लिखी, नाटक भी लिखे और बहुत सुंदर भर्तृहरि की कविता से लेकर माइकोवस्की की कविताओं तक का सुंदर अनुवाद किया। तो ऐसे राजेश जी जो हमारे समय के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को एक नया आकाश दिया है, एक नया एक वृतांत दिया है, मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत
बधाई देता हूँ। मित्रों, राजेश जोशी जितने अच्छे कवि हैं, जितने अच्छे लेखक हैं, जितने अच्छे नाटककार हैं, उतने ही प्यारे इंसान भी हैं। जो राजेश जोशी को बहुत निकट से जानते हैं, जो उनकी आत्मीयता की में सहभागी रहे हैं, उन्हें ये मालूम है कि राजेश जोशी जी एक बेहद खूबसूरत इंसान भी है, जिनके मन में सबके लिए प्रेम भी है, स्नेह भी है, आत्मीयता भी है। तो ऐसे राजेश जोशी पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। राजेश जोशी को मैं लगभग 1982 के आसपास से जानता हूँ, जब वो रायपुर आए थे महत्व नागार्जुन में, और हम सब में तब तक उनका काव्य संग्रह भी आ चुका था, एक दिन बोलेंगे पेड़। और अपने पहले ही काव्य संग्रह से वे हम सब युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय कवि होने का स्थान भी अर्जित कर चुके थे। तो रायपुर में जब 1982 में महत्व नागार्जुन हुआ, उस समय राजेश जोशी से मिलना, राजेश जोशी को सुनना एक ऐसा सुखद अनुभव रहा है, जिसकी स्मृति आज भी मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में कायम है। उसके बाद जब भी भोपाल मेरा आना-जाना होता रहा, संयोग से उनसे मेरी मुलाकात भी होती रही। अलकनंदन के माध्यम से भी और दूसरे माध्यम से भी। और इस तरह मैंने पाया कि राजेश जोशी एक बहुत ही मस्त तबीयत के और एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे कवि, एक बहुत अच्छे सर्जक, एक बहुत अच्छे रचनाकार, एक बहुत अच्छे समाज और समय को लेकर सोचने वाले विचारक के रूप में हमेशा मुझे लगते रहे हैं। मैं एक वाकया याद कर रहा हूँ 1991 में सुदीप बनर्जी, जो बहुत अच्छे कवि थे और बहुत अच्छे प्रशासक भी थे, वे कमिश्नर होकर बस्तर आए हुए थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम दोनों, सुदीप बनर्जी जी और मैं, दोनों कांकेर से, ये तय हुआ, सुदीप बनर्जी दौरे पर आए हुए थे कांकेर, पर उन्होंने दौरा स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा चलिए रायपुर घूम के आते हैं। तो हम दोनों, सुदीप बनर्जी और हम दोनों कांकेर से रायपुर के लिए निकले। तो सुदीप बनर्जी ने राजेश जोशी के बारे में मुझसे सवाल किया कि राजेश जोशी की कविताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा सुदीप जी वो बहुत बड़े कवि हैं और बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत संभावना है उनमें। तो सुदीप जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि वे भविष्य के हमारे बहुत बड़े कवि हैं। अभी राजेश जोशी को कोई पहचान नहीं रहा है कि कितनी प्रतिभा है उसमें। ये 1991 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं स्वयं कांकेर में था और सुदीप बनर्जी बस्तर कमिश्नर हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा देखो राजेश जोशी में अद्भुत प्रतिभा है, गद्य की भी और पद्य की भी, और बड़े कवि हैं हमारे समय के। ये आने वाले समय में सिद्ध होगा कि राजेश जोशी किस तरह हमारे समय के बड़े और प्रतिभाशाली कवि। मैं हमेशा जब भी राजेश जोशी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे सुदीप बनर्जी भी याद आते हैं कि सुदीप बनर्जी किस तरह 1991 में राजेश जोशी के कवि और लेखक का मूल्यांकन कर रहे थे। और मैंने भी कहा सुदीप जी मुझे भी लगता है कि राजेश जोशी में अद्भुत प्रतिभा है। वो कहानी भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, अनुवाद भी करते हैं, और एक बड़ा उनके पास स्पेस है, कविता को ही समझने का नहीं, समय और समाज को समझने का, समय और समाज से टकराने का, समय और समाज से मुठभेड़ करने का की एक अद्भुत क्षमता अगर किसी कवि में है, हमारे समकालीन कवि में, तो मुझे लगता है कि राजेश जोशी है। तो हमारा कांकेर से रायपुर तक की जो यात्रा थी सुदीप बनर्जी के साथ, उसमें ज़्यादा वक़्त उस दिन राजेश जोशी ने दिया हमारा। और शायद मैंने राजेश जोशी के लिए बताया भी था कि सुदीप बनर्जी इस तरह से आपकी प्रशंसा कर रहे थे। तो राजेश जोशी इस तरह के व्यक्ति हैं, इस तरह के सर्जक हैं। और आप देखिए कि जब उनका पहला संग्रह आया, एक दिन बोलेंगे पेड़, और तब से उनकी चर्चा शुरू हो गई कि एक बहुत अच्छे कवि के रूप में राजेश जोशी हमें मिले हैं। और सारे बड़े कवियों ने राजेश जोशी को लेकर जो अपने विचार प्रकट किए, वो अद्भुत विचार थे। सब लोगों ने माना कि राजेश जोशी एक प्रतिभाशाली कवि हैं हमारे बीच में, जो अपने समय और समाज की बहुत अच्छी समझ रखते हैं
और विचारधारा के स्तर पर भी देखें तो एक ऐसी विचारधारा उनके पास है जिससे वे समय और समाज का आकलन करते हैं और अपने लिए एक पक्ष का निर्धारण करते हैं कि मुझे किस ओर जाना चाहिए। मेरा स्टैंड क्या रहेगा? मेरा पक्ष क्या रहेगा? मैं किसके लिए कविताएँ लिखूँगा? किसके पक्ष में खड़ा होऊँगा? किसके प्रतिरोध में खड़ा होऊँगा? राजेश जोशी के अंदर कहीं कोई दुविधा नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि मैं किसका प्रतिरोध करूँगा और किसके पक्ष में मैं खड़ा होऊँगा। और आप मुक्तिबोध की तरह देखें आप, तो राजेश जोशी का बिल्कुल साफ-साफ स्टैंड है। बिल्कुल साफ-साफ। वे मारे जाएँगे, वो आप देख लीजिए और भी सारी कविताएँ देख लीजिए उनकी। तो उसमें साफ-साफ उनका स्टैंड दिखाई देता है कि वे जनता के कवि हैं। वे एक ऐसे समुदाय के कवि हैं, जिसे हम वंचित कह सकते हैं, शोषित कह सकते हैं या यह कह सकते हैं कि जिन्हें जो कुछ मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद, वह सब उन्हें नहीं मिला है। मेरा सौभाग्य है कि जब उनका पिछले वर्षों उनका गद्य का संग्रह आया, वह हँसी बहुत कुछ कहती थी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसकी समीक्षा लिखने का अवसर मिला और मैंने जब समीक्षा लिखी, वह हँसी बहुत कुछ कहती थी, उनके निबंधों का संग्रह है। तो मैंने कुछ सवाल-जवाब भी राजेश जोशी से उस समीक्षा के अंतर्गत किए थे और मुझे अच्छा लगता है कि राजेश जोशी का यह जो निबंधों का संग्रह है, वह हँसी बहुत कुछ कहती थी। उसमें ऐसे ढेर सारे निबंध हैं, जिससे राजेश जोशी की शख्सियत का पता लगता है कि राजेश जोशी किस तरह की शख्सियत रखने वाले हमारे समय के एक महत्वपूर्ण सर्जक हैं। अज्ञे पर भी उनका एक निबंध है और अज्ञे पर जो उनका निबंध है, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय और हम देखते हैं कि एक बड़ी एक अजीब-सी बात यह हुई है कि हम मुक्तिबोध और अज्ञेय दोनों को आमने-सामने खड़ा कर देते हैं, कि ये मुक्तिबोध है और ये ज्ञेय है और दोनों एक 2 विपरीत ध्रुव हैं। मुझे हमेशा लगता है कि शायद अज्ञेय के मूल्यांकन में हम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह से 2 विपरीत ध्रुव के रूप में रखकर मुक्तिबोध एक विपरीत ध्रुव और अज्ञेय एक विपरीत ध्रुव। तो मैंने राजेश जोशी के इस निबंध का हवाला देते हुए उनसे सवाल किया था कि अज्ञेय का मूल्यांकन आप किस तरह से करना चाहेंगे? या अज्ञेय के समग्र अवदान को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? तो उन्होंने जो मुझे उत्तर दिया लिखित रूप में, उनका ये कहना था कि अज्ञेय किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे राहुल सान्गतायन के साथ। एंटी जो एक बना हुआ था, एंटी फासिस्ट जो एक बना हुआ था मूवमेंट जो चला, उसमें भी उसके वो हीरो थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ बम बनाने में भी सक्रिय थे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के कारण वो ब्रितानवी शासन में जेलों में भी बंद रहे हैं। तो एक ऐसा सर्जक जिन्होंने अपने जीवन का एक अमूल्य समय किसान आंदोलन में दिया, एंटी फासिज्म ग्रुप जो तैयार हुआ, उसका जो आंदोलन हुआ, उसमें दिया, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ बम बनाने में भी सक्रिय थे, जो आजादी के लिए जेल भी जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर हम मुक्तिबोध के विपरीत ध्रुव में खड़ा करके देखते हैं, तो राजेश जोशी का ये कहना था कि ये उनका समग्र मूल्यांकन नहीं है। अज्ञेय का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए कि उनका जो योगदान है साहित्य में और इतर योगदान उनका व्यक्तिगत जीवन का भी, वो बहुत महान है और उस तरह से उनको देखना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये हिंदी साहित्य में एक नई बात है, एक नई स्थापना है, एक नया विचार है, जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। वह हँसी बहुत कुछ कहती थी में एक और निबंध है। जिसमें ये कहा गया उसमें लिखा है राजेश जोशी ने कि बहुत सारे लोग अब यह कहने लगे हैं कि हिंदी साहित्य में गद्य ही सब कुछ है, पद्य अपने आप में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो गद्य है। तो राजेश जोशी ने इसके जवाब में अपने निबंध में लिखा है कि जितना हमारे समय में या दूसरे समय में भी गद्य महत्वपूर्ण था, उतना ही पद्य ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते।
ये दोनों के बीच में ये नहीं कह सकते कि ये महान है और इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, या ये उससे नीचे है, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या पद्य बेकार है, गद्य ही सर्वश्रेष्ठ है, ये नहीं कह सकते। ये उपन्यास की कहानी ही महत्वपूर्ण है, कविता महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राजेश जोशी ने अपने इस निबंध में कहा है कि जितनी जितनी ज़रूरत हमें हमारे समय और समाज को गद्य की है, उतनी ही ज़रूरत पद्य की भी है, और दोनों के साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। दोनों अपने आप में महान हैं, दोनों की ही हर दुनिया में, हर भाषा में, हर साहित्य में दोनों का ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम नहीं कह सकते कि हिंदी में या बांग्ला में या मराठी में या फ्रेंच में या स्पेनी में या चीनी में, दोनों किसी भी भाषा में गद्य ही महत्वपूर्ण है और पद्य महत्वपूर्ण नहीं है। ये इस तरह के विचार चल नहीं सकते, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक बात उन्होंने और, वो हँसी बहुत कुछ कहती है, बहुत पढ़ा जाना चाहिए। अद्भुत उनके निबंधों का संग्रह है राजेश जोशी का। उसमें एक और निबंध है जिसमें महात्मा गांधी और विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मतभेदों की, असहमतियों की चर्चा राजेश जोशी ने बड़ी शिद्दत के साथ की है। अब सब मालूम है कि अ, महात्मा गांधी को महात्मा का संबोधन रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया, और विश्व कवि या महाकवि होने का खिताब महात्मा गांधी ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर को दिया, कवि गुरु होने का खिताब। और दोनों आपस में मिलते थे। महात्मा गांधी कई बार शांति निकेतन आए और रवीन्द्रनाथ ठाकुर से चर्चा करते रहे, देश के मसलों पर, समाज के मसलों पर, और दोनों में मतभेद भी हुए। और इस मतभेद को लेकर एक बहुत अच्छी किताब भी आई है, जो सव्यसाची भट्टाचार्य की है। उस सव्यसाची भट्टाचार्य की किताब को आधार बनाकर राजेश जोशी ने, वह हँसी बहुत कुछ कहती थी, में यह लिखा है कि महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बीच बहुत सारी असहमतियाँ थीं। महात्मा गांधी अपनी असहमति रवीन्द्रनाथ ठाकुर के समक्ष दर्ज करते थे, और रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी असहमति महात्मा गांधी के समक्ष दर्ज करते थे। और दोनों में मतभेद भी बहुत सारे मसलों को लेकर, समाज को लेकर, आज़ादी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मतभेद भी होते थे। लेकिन इसी से मतभेद का होना, असहमति का होना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम कहें कि ये ऐसा क्यों होता है, या इससे प्यार घटता है, या इससे एक-दूसरे के प्रति सम्मान घटता है। तो राजेश जोशी ने अपने इस निबंध में, जो वह हँसी बहुत कुछ कहती थी, में ये स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास किया है कि इससे दोनों की महानता परिलक्षित होती है। महात्मा गांधी जब अपनी असहमति दर्ज कर रहे हैं, तो विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर उस असहमति को उतनी ही गंभीरता, उतनी ही शिद्दत, उतनी ही मोहब्बत के साथ लेते हैं, जिस तरह जब अपनी असहमति रवीन्द्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी के सामने दर्ज करते हैं। ये महानता होती है। असहमति का अर्थ ये नहीं होता है कि वो हमारे दुश्मन हो गए या हमारा विरोध कर रहे हैं। जिस समय आज का हमारा समय है, आज का जो हमारा दौर है, आज का जो हमारा समाज है, उसको आप देख लीजिए। किसी से असहमत होना ऐसा हो गया है कि जैसे आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जबकि ऐसा नहीं है। असहमत होना भी ये बताता है कि हम अगर असहमत हैं, तो इसके पीछे हमारी यह धारणा है, और इस धारणा के पीछे ये तर्क है। और इसे लेकर अगर कोई अपने आप को ये समझता है कि ये गलत है, कि कोई असहमत मुझसे हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। ये राजनीति में भी हम देख रहे हैं, ये हम साहित्य में भी देख रहे हैं, और ये हम जीवन में भी देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे असहमत होता है, या हमसे अलग एक विचारधारा की बात करता है, तो हमें फ़ौरन लगता है कि यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विचारों की असहमति को सम्मान देना भी हमें सीखना चाहिए, और हमें महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बीच जो असहमति के जो सवाल थे, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और जानना भी चाहिए कि कैसे हमारे समय के 2 बड़े लोग आपस में असहमत भी होते थे,
एक दूसरे के विचारों को सुनते भी थे और वहीं से अपना एक रास्ता भी बनाने की कोशिश करते थे। तो राजेश जोशी ने महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर को लेकर जो निबंध लिखा है, वो हँसी बहुत कुछ कहती थी। वो अद्भुत संग्रह है, उसको पढ़ना चाहिए। फिर एक गौरैया के बिंब को लेकर भी कहा है कि एक गौरैया थी, जो बहुत जिद्दी थी और जो किसी की बात को मानती नहीं थी और हमेशा एक नई उड़ान भरने की कोशिश करती थी। और उसको तुलना मनुष्य के साथ उन्होंने करते हुए कहा है कि मनुष्य भी एक जिद्दी गौरैया है, जो किसी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, जो किसी भी कोशिश में इस बात के लिए तैयार नहीं कि वह जो है अपने सारे सपनों को छोड़कर, सारे विचारों को छोड़कर वो सहमत हो जाएगा। अगर उसके आप पंख भी तोड़ देते हैं, उसको आप परेशान भी करते हैं, तब भी उड़ने की इच्छा उसमें रहेगी, विचारों की इच्छा उसमें रहेगी। और उन्होंने राजेश जोशी ने गौरैया के साथ मनुष्य की तुलना भी की है कि मनुष्य भी कभी हारेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, वो हमेशा एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है ये। एक जो जिजीविषा है, एक जो एक सपनों तक उड़ान भरने की जो प्रक्रिया है, एक ऐसे दौर में भी जब बहुत ही विपरीत स्थितियाँ हमारे सामने खड़ी हों और ये कह रही हों कि देखती हूँ मैं कि कैसे तुम अपने सपनों को उड़ान भरने देते हो, एक उन्मुक्त गगन में विचरण करने देते हो। ऐसे दौर में इस गौरैया से सबक लेते हुए हमें जानना है कि विपरीत समय में भी हम अपने सपनों को, हम अपने विचारों को, हम अपने ख़्यालों को कभी नहीं छोड़ सकते और हमेशा लड़ने को, उड़ने को तत्पर रहेंगे। तो राजेश जोशी की जो प्रतिभा है, वो अद्भुत प्रतिभा है। मुझे नहीं लगता उनके समकालीन जितने भी कवि उनके साथ आए 8वें दशक के बाद, उनमें इस तरह की प्रतिभा मुझे नहीं दिखाई देती है कि एक नाटक भी लिख रहा हो, कहानी भी लिख रहा हो, कविता भी लिख रहा हो, कविताओं के अनुवाद भी कर रहा हो। ये अद्भुत प्रतिभा राजेश में हो। चाहे जादू का जंगल जैसा नाटक हो, चाहे टंकारा का गाना जैसे नाटक हो, चाहे सोमवार तथा अन्य कहानियाँ जैसी कहानियाँ हों, चाहे मायाकोव्स्की और भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद हो, चाहे काव्य संग्रह हो। तो राजेश जोशी में इस तरह की अटूट प्रतिभा है कि एक तरफ गद्य में भी, पद्य में भी, कहानी में भी, नाटक में भी, अनुवाद में भी, कविता में भी, सब ओर वे निरंतर सक्रिय दिखाई देते हैं। मैं अब थोड़ी-सी चर्चा उनके काव्य संग्रह पर करना चाहूँगा। अभी उनका 6वां और नवीनतम काव्य संग्रह आया है, उल्लंघन। और उल्लंघन क्या है? उल्लंघन एक अद्भुत उनका काव्य संग्रह है। राजेश जोशी एक कवि के रूप में समादृत है और बहुत अच्छे कवि, एक बहुत हमारे समय के विलक्षण कवि के रूप में राजेश जोशी जाने जाते हैं। और उनका जो संग्रह है, अभी जो नया संग्रह आया है उल्लंघन, उसमें जो संग्रहित कविताएँ हैं, उन कविताओं से गुजरते हुए हमें लगता है कि राजेश जोशी ने उल्लंघन के माध्यम से हमारे समय और समाज में उल्लंघन की कोशिश की है। जो समय और समाज का जो दौर है हमारा, बहुत मुझे नहीं लगता कि आप सब सहमत होंगे कि बहुत अच्छा दौर है। हम सब जानते हैं कि हम धीरे-धीरे किस तरह से फासीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। हम किस तरह से एक धार्मिक कट्टरता को अपने बीच में स्थान दे रहे हैं और धर्म और मज़हब के नाम पर एक ऐसी लड़ाई लड़ने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, जिसका 21वीं शताब्दी के भारत में मुझे कहीं कोई औचित्य या तर्क नज़र नहीं आता है। तो उल्लंघन कविता को लेकर मुझे लगता है कि राजेश जोशी की एक नए सिरे से पहचान होनी चाहिए। कि किस तरह से वे अपने पिछले काव्य संग्रह और कविताओं से निकल कर एक ऐसी कविताओं के संसार में प्रविष्ट करते हैं, जहाँ वे किसी भी जो कुछ भी हो रहा है, उसके समर्थन के मूड में नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके उल्लंघन के मूड में है। तो मैंने उल्लंघन की भी समीक्षा अभी की है
और उल्लंघन को लेकर मैंने जो सवाल किया है उसको मैं जरा पढ़ के आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो सवाल किया था उसका राजेश जोशी ने उल्लंघन को लेकर किस तरह से जवाब दिया है। मैंने सवाल किया था राजेश जोशी से कि उल्लंघन तक आते-आते आपने कई तरह के उल्लंघन अपनी कविताओं की अंतर्वस्तु से लेकर शिल्प और भाषा तक में किए हैं। क्या इस तरह का उल्लंघन आप जैसे कवि के लिए ज़रूरी है? तो राजेश जोशी ने उत्तर देते हुए मुझे कहा है, कविता ही नहीं, किसी भी तरह की सृजनात्मकता पहले से तय किए गए नियमों और मानकों का उल्लंघन करती है। यह ज़रूरी है या नहीं, यह नहीं पता। लेकिन कविता या कोई भी सृजनात्मक कला ऐसा करती है। वह शिल्प के बने बनाए सांचों को तोड़ती ही नहीं है, नए सांचे भी बनाती है। यही बात किसी रचनाकार की अलग पहचान बनाती है। भाषा को, उसकी भंगिमाओं को भी एक रचनाकार की अलग एक सॉरी भाषा को, उसकी भंगिमाओं को भी एक रचनाकार हर बार बदलता है। कुल जमा यह कि कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है और उनकी कविता भी है उल्लंघन शीर्षक से। उस कविता में राजेश क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है। मैं कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है। हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। दोस्तों, राजेश जोशी जैसा हमारे समय का एक विलक्षण और महत्वपूर्ण कवि अपने नए संग्रह उल्लंघन में यह कहने का साहस रखता है कि कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है, हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती है। राजेश जोशी कह सकते हैं और शायद दूसरे कवि इस तरह से नहीं कह सकते हैं जिस तरह वो राजेश जोशी कहते हैं। मित्रों, राजेश जोशी ने इधर जो बहुत नागरिकता को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए कि आपकी नागरिकता क्या है, उसकी पहचान जरूरी है। ये बहुत सारी चीजें जो 1-2 साल में हमारे देश में इधर शुरू हुई हैं, उसको लेकर भी राजेश जोशी की बहुत अच्छी कविता है, एक भुलक्कड़ नागरिक का बयान, जो उल्लंघन में है और इसकी कुछ पंक्तियां ही मैं यहाँ आप सबके समक्ष उद्धृत करना चाहूंगा। भूल जाने की मेरी इस आदत ने भूल जाने की मेरी इस आदत ने शक के घेरे में ला खड़ा किया है मुझे। मेरे पास न मेरी जाति का प्रमाण पत्र है, न किसी धर्म की कोई पहचान। मैं शायद टोबा टेक सिंह का बिशन सिंह हूं, जो कुछ अटपटे वाक्यों को बुदबुदाता हुआ अपनी नागरिकता ढूंढ रहा है। ये कविता है एक भुलक्कड़ नागरिक का बयान, जिसको पता ही नहीं है कि वो किस तरह का नागरिक है। उसको अपनी अपनी पहचान का पता नहीं है और आप उससे उसकी पहचान पूछ रहे हैं कि बताओ, तुम इस देश के नागरिक हो, इसके लिए पहचान, अपना प्रमाण पत्र इसका पेश करो ताकि हम बता सकें कि तुम इस देश के नागरिक भी हो। नहीं। राजेश जोशी की कविताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है, पहली चीज वह यह है कि अपने समय और समाज की जितनी गहरी पहचान राजेश जोशी की कविताओं में दिखाई देती है, उतनी शायद दूसरे कवियों में उस तरह से नहीं दिखाई देती है। पहली बात। दूसरी बात, उनमें जो प्रतिरोध करने की जो तीव्रतर आकांक्षा है कि जो कुछ है, मैं इसका जो गलत है, जो ठीक नहीं है, जो समाज के लिए उचित नहीं है, उसका मैं प्रतिरोध करूँगा और चाहे जिस स्तर पर हो, मैं उसका प्रतिरोध करूँगा, उसका समर्थन नहीं करूँगा।
और हम देखते हैं उल्लंघन तक आते आते ये जो उनकी प्रतिरोध की क्षमता है ये और कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल खुलकर प्रतिरोध करते हैं, खुलकर असहमत होने का दिखाव असहमत होने का प्रयास करते हैं कि मैं असहमत हूँ, जो कुछ भी समाज में इस समय में जो कुछ भी हो रहा है मैं उसको नहीं मानता। एक कविता है उनकी जिसमें वो कहते हैं, महज संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं, अलंकार नहीं, कवि क्रिया है। महज संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण अलंकार नहीं, कवि क्रिया है। जब तुम उससे बात करते हो तो अनेक लोगों से बात करते हो। तुम्हें लगता है वह कोई निजी बात कह रहा है, लेकिन वह कई लोगों की तरफ से बोलता है। वह बहुवचन है, अव्यय है, समास है, संधि है। ये उनकी कविता है कवि व्याकरण। कवि अकेले नहीं बोलता, कवि अपनी बात नहीं कहता, वो बहुतों की बात कहता है, बहुत सारे लोगों की बात कहता है, वह समाज की बात कहता है, वह समाज की दुखती रग पर नब्ज भी रखता है और समाज की तरफ से बोलता है। ये राजेश जोशी कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि वह कोई निजी बात कह रहा है, लेकिन वह कई लोगों की तरफ से बोलता है। तो हम राजेश जोशी की कविताओं का विश्लेषण करें तो राजेश जोशी कई लोगों की तरफ से बोलने वाले हमारे समय के बेहद महत्वपूर्ण, बेहद विलक्षण, बेहद प्यारे, बेहद ही असाधारण कवि हैं, जिनकी कविताओं को हमें एक नए सिरे से, खासकर उल्लंघन जो उनका संग्रह है, नया संग्रह, उनकी कविताओं को एक नए सिरे से, एक नए दृष्टिकोण से देखने और व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने एक और सवाल पूछा था, इसको भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि मैंने उससे कहा था, पूछा था कि इधर आपकी कविताओं में प्रतिरोध का स्वर पहले से कहीं अधिक तीव्र हुआ है, खासकर अबू हसन, रोशनी, एक भुलक्कड़ आदमी का बयान जैसी कविताओं में। ऐसा क्यों है कि हर बार कविता ही सबसे पहले प्रतिरोध के लिए सामने आती है? राजेश जोशी ने इसका उत्तर देते हुए कहा है, किसी भी समय की रचना या कला में प्रतिरोध का स्वर एक तरह का बैरोमीटर है। वह बताता है कि आपकी सत्ता का चरित्र कैसा है। सत्ता जितनी दमन की ओर अग्रसर होगी, जितनी वह मनुष्य की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करेगी, समाज में लोकतांत्रिक स्पेस जिस अनुपात में कम या ज्यादा होगा, रचना में प्रतिरोध का स्वर उसी अनुपात में तीव्र होता जाएगा। हिटलर के अत्याचार ही चार्ली चैपलिन और बर्टोल्ट ब्रेक्ट को पैदा करते हैं। आप देख लीजिए राजेश जोशी का नाम कि जब भी समाज में इस तरह की चीजें घटित होंगी, कोई न कोई चार्ली चैपलिन, बर्टोल्ट ब्रेक्ट या राजेश जोशी या इस तरह के लोग पैदा होंगे जो इस सब का प्रतिरोध करेंगे और असहमति में अपना हाथ उठाएंगे। तो राजेश जोशी हमारे समय के एक ऐसे महान कवि हैं जिनकी कविताओं में प्रारंभ से लेकर अब तक, अब तो और कहीं ज्यादा बढ़ गया है, असहमति का तीव्र स्वर, प्रतिरोध का कहीं एक घनघोर स्वर हमें गूंजता हुआ दिखाई देता है। इसलिए मुझे लगता है कि राजेश जोशी हमारे समय के विलक्षण लेखक हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, अनुवादक हैं और ऐसे सर्जक को हिंदी साहित्य को समझना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इतने बड़े लेखक हिंदी साहित्य में हैं, जिसकी रचनाओं के बारे में, जिसके अवदान के बारे में हमें नए सिरे से पुनर्प्रभाषित करने की, नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार। जी, शुक्रिया रमेश जी, इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए।
और मित्रों, इस अवसर पर हमें कुछ एक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो क्यों नहीं उन चित्रों को देखते चलें और रमेश जी की उस पर राय भी लें। जी रमेश जी, इन चित्रों को याद करें, कुछ जी बताएं। जी, अभी जब राजेश जी आए हुए थे पिछले दिनों, कुछ महीने पहले ही आए थे, तब की ये फोटो है। जब आए हुए थे पिछले दिनों राजेश जी का पाठ के लिए, जी अभी रायपुर आए हुए थे, उन दिनों की फोटो है। बहुत पहले की फोटो तो मैं संभाल के रख नहीं पाया। मुझे लगता है यह मार्च की बात है ना। हाँ जी जी, मार्च की बात है जी। तो इनका एक अलग से और काव्य पाठ भी हमने करवाया था। 12 और 13 मार्च 2022। हाँ हाँ और आप जी देख, जी हाँ, देख रहे हैं जी उसी जी अवसर के ये सभी जी चित्र हैं। जी 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 और मित्रों, यह कड़ी एक अच्छी कड़ी रही और इसके माध्यम से हम रमेश जी की उस दृष्टि को भी समझ सके जिस दृष्टि से वे ज्ञान रंजन जी और राजेश जोशी जी के गद्य की भी चर्चा करते हैं। दोनों की कहीं न कहीं तुलना भी करते हैं। दोनों ही गद्यकारों की जो भंगिमाएं हैं उस पर भी अपना आकलन प्रस्तुत करते हैं। और देखिए, यह भी क्या रोचक बात है कि वह हंसी बहुत कुछ कहती थी अपने विभिन्न निबंधों के इस संकलन के लिए। और इस संकलन के शीर्षक के लिए कवि किसके पास जाता है? वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, याद कीजिए निराला की उस पंक्ति को। वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बांधवों में नाव जो, उठाऊं, बांधवों ने नाव वाह उठाऊं बंधु, जी, जो पूछेगा राजेश सारा जोशी जी गाँव। के, रमेश जी के, हम सभी के प्रिय कवि रहे। और मैं सोचता हूँ कि आज जब राजेश जोशी जी के इस गद्य पुस्तक की चर्चा हो रही है, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, तो इसका शीर्षक जो राजेश जी लेते हैं, निराला की वह पंक्ति, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, उठाओ बंधु। तो क्यों नहीं इस रचना का एक पाठ यहाँ पर कर लिया जाए। आप सभी मित्रों को यह कविता याद भी होगी, मैं फिर भी एक बार रखता हूँ। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थी फंसकर, क्या आंखें रह जाती थी फंसकर। कपते थे दोनों पांव बंधु, हाँ बंधु, कपते थे दोनों पांव बंधु। बांधो न नाव इस बांधो न ठाव नाव बंधु। इस ठाव। वह हंसी, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। रहती थी सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। इस ठाव। क्या बात है, बहुत वह सुंदर। हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। तो यह जो बहुत कुछ कहकर अपने में रहने का जो आत्मस्थ भाव है राजेश जोशी जी के गद्य में, हम कहीं न कहीं इस कृति में उसको भी देखते हैं। जहाँ कहीं किसी लेखक के साथ कुछ गलत हुआ, उसके मूल्यांकन को लेकर, उसकी पहचान को लेकर, जिस भी कारण से राजेश जोशी वहाँ भी आगे आते हैं और वह भूल सुधार संभव करते हैं। तो ऐसी तमाम बातें आज हो सकी। रमेश जी, आपने समय निकाला और इस कुछ रात से ही, कुछ देर रात ही सही, आप यहाँ पर आए तो अच्छा लगा। और मित्रों, मैं बतला दूं कि जिस तरह से जितेश्वरी जी हमारे ऐसे कार्यक्रम में, डिजिटल कार्यक्रम में सहयोग करती हैं, आगे बढ़कर सहयोग करती हैं, वह अद्भुत है। मैं और मेरी पूरी टीम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देती है।
फिर किसी और अवसर पर रमेश जी आप हमसे जुड़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की यह कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। और कुछ एक मित्रों के नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, जिनमें सुनीता सचदेव, शिखर त्रिपाठी, सनोवर नासी, जितेश्वरी साहू, आशुतोष अवस्थी, मंजुला चतुर्वेदी, शिवदयाल जी, दिनेश चंद्र भट्ट और मीता दास जी और तमाम लोग, आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और मित्रों, यह एकाग्र कल राजेश जोशी जी के साथ संवाद के साथ विराम को प्राप्त होगा। तो कल हम उस शख्सियत से मिलेंगे जिस शख्सियत पर इतने दिनों से हम कार्यक्रम कर रहे हैं और तमाम विद्वानों को, रचनाकारों को सुन रहे हैं। कल स्वयं हमारे साथ राजेश जोशी जी होंगे और वे उन बातों को भी हमारे साथ बांटेंगे जो जिनमें से कई नई बातें भी होंगी। तो कल मिलते हैं इस एकाग्र की अंतिम कड़ी में। शुक्रिया, शुभ रात्रि। रमेश जी आपका शुक्रिया, आभार और धन्यवाद अर्पण कुमार जी। नमस्कार।